एक तरफ तो ये गुस्सा उनका नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बदहवासी डेस्परेशन, क्योंकि जितनी उन्होंने धमकियां लगाई थी और जितने बड़े बड़े दावे किए थे कि ईरान को हम जेर कर देंगे, वो पूरे नहीं हो पा रहे। हम्म। तो अब वो कुछ ऐसे लफाजी ऐसी कर ली उन्होंने जो यकीनन किसी साहिब बंदे के लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो इतने बड़े ओहदे पर बैठ के इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे। और दूसरा, किसी मुल्क को आप उसके अस्पतालों और उसके स्कूलों, 30 यूनिवर्सिटीज और तहकीकी मराकज को आप खत्म कर रहे हैं। ये किस किस्म की जंग है? मुझे तो यस। इस जंग की नौयत भी समझ नहीं आ रही है। और इसमें क्या आप प्राइड लेंगे? कि इतने याद होता है ना कि जी आपने उनकी अस्करी इंस्टॉलेशन पे हमले कर रहे हैं, तो समझ आती है। लेकिन आप ये कर रहे हैं, फिर ये दावा करना कि हम तेल जो है उसके कुओं पे कब्जा कर लेंगे। तो मुझे तो बदहवासी नजर आ रही है, डेस्परेशन नजर आ रही है, गम गुस्सा नजर आ रहा है इनके बयानात में। और कोई, जिसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि जिससे कोई उम्मीद निकले अमन की। दूसरे वैसे लम्हे में मुझे सर कहते हैं, दूसरे लम्हे में कहते हैं फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कि पीर तक मुआहदा भी हो सकता है कोई ना कोई, या मुफाहमत। ये भी देखिए ना, कहते हैं कि कुछ ईरानी होतेदार हाँ। बात कर रहे हैं, ईरानी मुसलसल कह रहे हैं कि हमने कोई बातचीत नहीं की है किसी किस्म की। इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरानी करना चाहेंगे, लेकिन कोई माहौल भी तो हो ना। अभी तो कोई यस। माहौल ही नहीं है ऐसा कि जिसमें वो बातचीत की जा सके। और लगता मुझे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, सबको ये अंदाजा हो रहा है कि उनके खिलाफ अमेरिका के अपने अंदर एक बड़ी तेजी से हवा उनके खिलाफ बन रही है। माजी में ऐसी नजीर नहीं मिलती जिस किस्म की वहां पे जुलूस निकाले गए, प्रोटेस्ट किए गए। तो अब उनके पास टाइम महदूद है, वक्त महदूद है कि उसके अंदर अंदर वो जितनी तबाही फैला सकते हैं ईरान में, वो फैला के और ये कहें कि देखिए हमने ईरान को बहुत ही कमजोर कर दिया है, चुनाचे हम जीत गए। मुझे लगता है कि वो 2 हफ्ते का ही सोच रहे हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो ये काम करके और अपने आप को उससे अलग कर लें जंग से, कि ये कहकर कि हमने उनको बड़ा कमजोर कर दिया। लेकिन जंग तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि जी। इसराइल तो शायद जंग जारी रखेगा। तो मकासद तो मेरे ख्याल में उनका कोई भी पूरे नहीं हो सकेंगे, ना रजीम चेंज हो सकी और ना ही किसी किस्म की कोई जिसे कहते हैं फतह, जिसका वो तस्वर कर रहे थे, जिसकी बुनियाद बनाकर उन्होंने आगे से मिड टर्म इलेक्शन जीतने थे। मुझे लगता है कि वो अब इस वक्त बड़े परेशान हैं और इसलिए वो इस किस्म के ट्वीट कर रहे हैं। वैसे वो तो ये दावा करते हैं रिजीम चेंज मैंने करा दी है, वो कहते हैं बड़े रीजनेबल लोग आ गए हैं अब उनको, जो किस किस्म के अल्फाज से वो जो है वो पुकार रहे थे, तो ट्रंप साहब तो बबांगे दौल ये कह देते हैं कि रिजीम चेंज हम मैंने कर दिया, रिजीम चेंज हो गई है, तमाम लीडरशिप उनकी नई आ गई है। तो फिर झगड़ा कैसा? अगर रिजीम चेंज हो गई तो फिर अब कहते हैं बंद मैंने कर उनकी दिया वो जौहरी कैपेसिटी जो है उसको बिल्कुल खत्म करना है, उनको 15-20 साल पीछे धकेल देना है, अब वो कहते हैं हदफ ये है। और वो जो ये बुशेर प्लांट है जौहरी, इसमें भी तो आप नोट करें रशियंस भी कुछ 200 जो वर्कर्स थे वो भी वहां से चले गए हैं, और इसराइल भी दावा कर रहा है कि हम उसको स्ट्राइक करेंगे। और अब्बास अरागची साहब का हमने क्लिप भी दिखाया और उनकी बात भी सामने आई है कि वो उन्होंने मुतनब्बे किया है कि इससे तो बहुत खतरा लाक हो जाएगा ईरान समेत जो जितना भी गल्फ रीजन है। बहुत ही खतरनाक किस्म का ये कदम होगा। जी। और खुदा ना खास्ता उसमें अगर फिसाइल मटेरियल यस। डिस्टेबलाइज हो गया, पर्शियन गल्फ का सारा पानी, उसके इर्द गिर्द खलीजी रियासतें भी और इधर ईरान भी, ये सारे इलाके मुतासर होंगे। बल्कि इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं, इराक है, यहाँ पे हमारी साइड पे भी जी। थोड़ा सा उसके असरात आएंगे। तो इतनी गैर जिम्मेदाराना हुकूमत जो है, कभी कहते हैं कि हमने तो न्यूक्लियर इनकी आज से 10 महीने पहले तो हाँ। इन्होंने कहा था कि अभी तो मुकम्मल ऑब्लिटरेट कर दिया ये जी जी सारा का जी सारा, जी। और अब कहते हैं कि अभी भी नहीं हुआ। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है बड़ी ज्यादा ओके। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ। क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। हम्म। क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अच्छा। क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर बीइंग अ बिग पावर। वो जो ह्यूब्रिस अप्रोच के साथ जो स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन पे रोजाना की बुनियादों पर मिसकैलकुलेशन होती जा रही हम्म। है, ये मैं बात कर। और फिर उसके बाद ये आर्म फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी, देखिए उनकी एक डॉक्ट्रीन है, नो मैन लेफ्ट, कि वो किसी को जंग में छोड़ के नहीं आते, और उसी के ऊपर ही फिर जिन्होंने ऑपरेशन किया उनका बहुत सा, क्योंकि अमेरिका के अंदर इसको थोड़ा सा आप जोड़े बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि ट्रुप्स ग्राउंड के ऊपर हैं, अब जैसे भी वहां पे पहुंचे और इनको लेने के लिए इन ट्रुप्स से ग्राउंड पे जाना है। जी। तो बूट्स ऑन ग्राउंड की जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी आर्म फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी है, वो इसी से जुड़ी हुई है कि ये एक छोटा सा ऑपरेशन, अब वो उसको दिखाएंगे कि हमने देखिए कैसे कामयाब ऑपरेशन किया है, ह्यूज नंबर्स गए हैं, वो जी। अपने जो हमारी पॉलिसी ऑफ नो मैन लेफ्ट की जो पॉलिसी उसको हमने इंप्लीमेंट किया और अपने बंदे वापस लेकर आए हैं। एयर का कंट्रोल मुकम्मल हमारे पास है, इवन की जमीन का कंट्रोल भी अब ईरान का हमारे पास है, उनकी क्रेडिबिलिटी। और ऑन द अदर हैंड ईरानियंस ये साबित करना चाह रहे हैं कि देयर फोर्सेस आर नॉट क्रेडिबल। जो बूट्स ऑन ग्राउंड की अमेरिका के अंदर अवाम, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ये बता रहे हैं कि हमने कितना कामयाब ऑपरेशन किया, वहां से अप्रूवल जो है वो है 11%। 11% लोग कहते हैं ठीक है आप बूट्स ऑन ग्राउंड कर लें, 62% आर अगेंस्ट इट। जी। 20-21% उसमें वोट नहीं करते। तो इट इज नॉट एन अमेरिकन वॉर इस तरह बन के ये सामने आएगी जिसमें लोग जो अमेरिका के उस वॉर के पीछे इसको जस्टिफाई समझते हो, क्योंकि वो जो इंटेलिजेंस, और फिर साथ ही एक तो ये चीज है वॉर के साथ, अब इंटरनली देख ले, मिलिट्री को सिर्फ ले लें, जिस तरीके से जनरल जॉर्ज की सैकिंग हुई है, या यस। जो चैपलन की जनरल ग्रीन की सैकिंग हुई है, इसी तरह एविएशन ट्रेनिंग वाले जनरल साहब की सैकिंग हुई है, डिफेंस इंटेलिजेंस जो बॉस है उनके, उसकी सैकिंग हुई है लेफ्टिनेंट जनरल की। तो ये वो चीजें हैं जनरल जेम्स की। अब ये वो चीजें हैं जो ये साबित करती है कि देयर इज अ सीरियस रिफ्ट, या एक पेज पे नहीं है उनकी यस। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल, क्योंकि वो मिलिट्री तो इनपुट ट्रू फैक्ट्स पे दे देती है, वो 100% आपको बता देती है कि क्या इसके प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या नुकसान है, बाकी इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन ओवर देयर कि आपने करना या नहीं करना। अब ये कह देना
कि आपने ये इनपुट दिया है, इट डजंट अलाइन विद आवर थिंकिंग, हु नोज योर थिंकिंग। अब ये तो चैलेंजेस है वहां पे। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि ईरान भी जो है वो इस वॉर को जिस तरीके से फैला रहा है और जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज अंदर आ रही है, यस इसमें एक ही मुझे इस वक्त विनर नजर आ रहा है और वो है इसराइल, जो हर हाल में चाहे जंग बंद हो, चाहे जंग फैले, चाहे जंग शुरू हो, उसके काफी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो काफी हद तक अचीव हो गए। और बड़ा अजीब सा इसराइल में स्ट्राइक्स होती है कि बिल्डिंग्स भी गिर जाती है, सारे सब जख्मी हो रहे हैं, अभी तक कोई मरा नहीं है वहां पे। बट देयर आर सीरियस स्ट्रेस इन इसराइल आल्सो, उसकी मिलिट्री के अंदर भी स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस है। मुझे लगता है कि तीनों का टिपिंग पॉइंट आ गया, एक जो फॉल्स कह लें या ट्रू कह लें, एक जो प्राइड अटैच हो गया विद द बिग पावर, प्राइड विद द बिग सिस्टम स्ट्रक्चर्स के साथ ईरान के अंदर, और इसराइल का तो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, ये जो अटैच हो गया, ये प्रॉब्लम इस जंग को अभी किसी तरफ ले जाना नहीं देना चाह रहा। एंड क्विकली आई मस्ट से लास्टली, एंड तो इसलिए डिप्लोमेसी पे होना है। अब जो भी इस वक्त स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे, मिलिट्री पोजीशन में बेहतर है, वो इमीडिएटली पिक करेगा कि मैं इस वॉर को एग्जिट। कौन बेहतर है जल साहब आपकी राय में इस वक्त? देखिए, ऑपरेशनली एसिमेट्री है, ये 2-3 जहाज गिर जाना ठीक है, उनकी एक चीजें हुई हैं, एसिमेट्री जरूर है, इनके मिसाइल का स्टॉक फाइल्स के आई डोंट नो ईरान के पास कितने हैं, बट स्ट्रेटेजिकली ईरान ने जो हुर्मुज को किया है वो उससे उसको इस वक्त बेहतर पोजीशन में, लेकिन परमानेंट रह नहीं सकेगा। अच्छा। अभी जो यूरोपियंस है या नेटो है, आप हुर्मुज को लंबा बंद करेंगे तो आप स्ट्रेटेजिकली भी नीचे चलेंगे, पर आप जो क्रिएटिंग एनिमी एवरी डे। यस आज आप पाकिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, दुनिया की हालत देख लें, मिडिल ईस्ट देखे ब्रूज कर दिया। मिडिल ईस्ट तो अब इनकी रिलेशनशिप टाइम लगेगा जिसको रिकवर होने में, एजाज साहब बेहतर इस पे कमेंट कर सकेंगे, लेकिन उस पे टाइम लगेगा। ऑलरेडी हिस्ट्री थी, कुछ चीजें बेहतर हुई, फिर आप दूर चले जाए। एवरी पासिंग डे हुर्मुज को जो बंद किया उसमें फ्रेंड्स भी आपसे नाराज होते चले जाएंगे, और एनिमी तो ऑफ कोर्स दे आर ब्रूज्ड, आप उनको और स्क्वीज कर रहे हैं। तो एक वक्त होता है कैश करवाने का स्ट्रेटेजिक पोजीशन को। Yes. तो आई थिंक वो वक्त अभी इस वक्त बेस्ट है। लेट्स से सी के सेंस प्रिवेल्स। और जी मेरा ख्याल है ईरान तो चाहेगा कि जंग रुक जाए। अच्छा। और अगर पाकिस्तान के रास्ते या किसी भी और क्रेडिबल पार्टी के रास्ते कोई बातचीत होती है, ईरानी चाहेंगे तो सही। हाँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब पकड़ाई तो देना हाथ। एक Yes. दिन कहते हैं कि मैं जंग करूंगा सब किस्म की, कभी कहते हैं कि बातचीत हो रही है। तो ईरान तो रोकना चाहेगा, तो भाई बहुत हो रही है वहां पे। लेकिन जो चीज ईरान नहीं करेगा मेरे ख्याल में, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा जब तक कि कोई सेटलमेंट ना हो जाए। अच्छा। मेरे ख्याल में वो उनके पास वो तुरप का पता है जिसको वो कभी हाथ से जाने नहीं देंगे। और उसी क्या, बल्कि उन्होंने तो और इशारे दे दिए कि हम तो बाब अल मंदब तक भी मामले को बढ़ाएंगे आगे। तो गोया ईरान जो है वो भी तैयार है, और उसका ख्याल है कि हम ये सिलसिले जो है इसको आगे जाने नहीं देंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड का तो मुझे बहुत कम चांस नजर आता है। ईरानियन जो है वो उनकी कैपेसिटी अभी खत्म नहीं हुई, और अगर अमेरिकी सदर ने ये गलती कर दी और कुछ बॉडी बैग्स जाने शुरू हुए वापस, तो मेरे ख्याल में उनके लिए सियासी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी मेरे ख्याल में ऑफर उनका यही बनता है कि वो पाकिस्तान की या किसी और मुल्क की इसको कोई ऑफर को लें, और ये अपने लोगों को कहें कि देखिए मैं तो जंग जीत चुका हूँ, मैंने तो रिजीम चेंज भी कर दिया है, मैंने तो उनका प्रोग्राम भी खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं, खुद अपने मुंह से कहते कह रहे हैं, हैं। वो तो सर कहते हैं कि आप जीत चुके हैं, ये तो कहते तो हैं। और तो वो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जंग बंद करना चाहें तो वो आज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले कह चुके हैं कि हमारे सारे अहदाफ हासिल हो चुके हैं। क्या इसराइल उन्हें इस बात की इजाजत देगा? सवाल ये है, $1 बिलियन क्वेश्चन है। ये बिल्कुल मसला है। इसराइल के आगे ये बड़े हॉस्टेज हुए हुए हैं, लेकिन ईरान अमेरिका में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि ये जूइश लॉबी के खिलाफ और इस जंग के खिलाफ आवाज उठ रही है कि ये इसराइल की जंग हम क्यों लड़ रहे हैं। ये पहले हमने कभी मंजर ये देखा नहीं था। हाँ। तो इस वजह से मुझे ख्याल है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के जो साथी हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कोई ना कोई ऑफ रैंप मिले, जैसे मिले तो हम कर लें। उससे पहले जितनी तबाही फैला सकते हैं, लेकिन 30 यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स को खत्म किया है, सारे वो पुल खत्म कर रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों को तक को खत्म कर दिया, स्पोर्ट्स स्टेडियम तक तोड़ दिया है। मेरे ख्याल में वो ये करना चाहते हैं कि हम इनकी पूरी अगली नस्ल जो है उसको पढ़ने लिखने के काबिल ना छोड़ें। तो ये इतना मतलब जहर, इतना गुस्सा, तो कम से कम जो लेक्चर्स हमें ये ह्यूमन राइट्स के देते रहे, और मुझे याद है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में एलिनर रूजवेल्ट ने लिखा था, और हम उसकी यूनाइटेड नेशन में बड़ी बाज़गश सुनते थे, और आज उन्हीं के जानशीनों में से एक सदर जो है वो ये सारे काम कर रहा है। तो उनको मेरे तो ख्याल में जो एक ही उनको प्रेशर आएगा, अगर आएगा, वो दाखिली प्रेशर है। क्योंकि अगर वहां अब उनको ये महसूस हुआ कि अब उनकी पार्टी के लिए पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, तो मुझे बहुत गुमान है कि ये 10, 12, 15 दिन खूब बमबारी करेंगे, और उसके बाद वो इसको जंग को बंद कर देंगे यूनिलैटरली, ये जानते हुए कि इसराइल ये जंग बंद नहीं करेगा। तो गोया ईरान का इम्तिहान जो है वो जारी रहेगा, और उसके साथ पूरी दुनिया का भी इम्तिहान जारी रहेगा। अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक बहुत खतरनाक बात की। उन्होंने कहा कि मैं इनके ऑयल के ऊपर या कब्जा कर लूंगा और पावर ग्रिड वगैरह सारे तबाह करूंगा। उस सूरत में तो फिर ईरान खलीजी रियासतों में भी यही काम करेगा, और रियासतें भी जो है वो कई दहाइयां पीछे चली जाएंगी। और इतनी बड़ी तबाही जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई जो है, वो गैस की सप्लाई जो है डिसरप्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से तो पूरी हमारी जो इक्तिसाद है हमारे जैसे मुल्कों की, क्या बल्कि पूरी दुनिया की इक्तिसाद के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया है। तो अकेले डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने नेतन्याहू साहब के कहने पर पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा बहरान पैदा कर दिया है, जिसको वो किसी वक्त भी खत्म कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि 2 हफ्ते लग जाएंगे उनको ये बहरान उनकी तरफ से कम खत्म करते हुए।